तो आज का हेडिंग लगाइए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। आइए देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स। तो शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस को डिस्कस करना। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 4-5 पॉइंट्स का, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेशन में, इट डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ लिगेंड्स, दैट इज विच लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड विच लिगेंड इज वीक। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें कोई भी कंसेप्ट नहीं दिया कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है। हम सिर्फ ऐसा करते थे कि हमारे पास कभी Fe के साथ Cn लग गया तो हम लिखते थे ये Cn है, Cn का देखा गया कि Cn पेयरिंग करवाता है, Cn देखा गया Cn पेयरिंग करवा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कभी हम बोल देते थे कि F के साथ H2O लग गया तो हम बोलते थे कि H2O पेयरिंग नहीं करवाता है। तो हमें कोई भी इतना कंसेप्ट नहीं था कि क्यों ये पेयरिंग करवाता है और क्यों ये पेयरिंग नहीं करवाता। इन शॉर्ट हमें कोई भी पता नहीं था कि Cn क्यों स्ट्रॉन्ग है और H2O क्यों वीक है। तो ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहला ही पॉइंट ये है कि इसने नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। देखिए आप इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ के आए हैं, यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कहीं पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लिखते थे, जब भी कहीं पे हम Cn लिखते थे, या जब भी कहीं पे हम कुछ ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारा प्रेजेंट होगा वो लिखते थे, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग होती थी। तो ये नहीं बता पाया कि ऐसा क्या कारण है कि Cn की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाते हैं अंदर के d ऑर्बिटल में, ऐसा क्या कारण है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवाता है। दो बातें। तीसरी बात, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। देखिए मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जब भी वो मिल के या वीबीटी के अकॉर्डिंग या सीएफटी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कलर होता है। तो इस थ्योरी ने एक बार भी कलर के बारे में नहीं बताया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कलर कैसे आया, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर कैसे शो करते हैं, कलर के फिनोमिना पे इस थ्योरी ने कुछ नहीं डिस्कस किया था। 3 पॉइंट बड़े ही सिंपल थे और थ्योरेटिकल थे। पॉइंट नंबर 4 और 5 को मैं यहां पे डिटेल में जाऊंगा और आपको समझाता हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट प्रिडिक्ट इफ अ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स विल हैव टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूं इस चीज की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NiCl4 2 नेगेटिव है और हमारे पास यहां NiCN4 2 नेगेटिव है। जरा खुद सोचिए, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4। तो दोनों में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिया हुआ है। आप जरा बता सकते हैं यहां दोनों केस में निकल है, तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। 28 है तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d8 4s2। क्लियर है आपको, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब जरा मुझे बता सकते हैं यहां दोनों कॉम्प्लेक्सेस में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 क्लोरीन है तो 4 क्लोरीन की वजह से -4, ऊपर -2 बचा, 4 Cn की वजह से -4, ऊपर -2 बचा, मतलब कितना माइनस चला गया 2 माइनस को लेके जाने में कितने प्लस का हाथ था 2। तो निकल यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 ऑक्सीडेशन वाला स्टेट वाला निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो होगी आर्गन 3d8 4s0, 3d8 4s0, क्योंकि s से इलेक्ट्रॉन चलेगी, s से 2 इलेक्ट्रॉन चलेगी। ये है निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आइए जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद
इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए, तो निकल की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये हमने डी ऑर्बिटल बनाया आपके सामने 1 2 3 4 5 3d ऑर्बिटल। उसके बाद बनाया मैंने 4s ऑर्बिटल और उसके बाद बनाया मैंने 4p ऑर्बिटल, 4s और 4p ऑर्बिटल। हमें पता है कि यहां निकल 3d8 में है, 4s खाली है क्योंकि +2 वाला है, निकल +2 वाला है, मैंने आपको बताया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहां भी सेम ऐसा ही होने वाला है। 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s हमारा वैकेंट है और 4p भी हमारा वैकेंट है। क्लियर है आपको? ठीक है। अब जरा देखिए इस केस में हमारा लीगेंट कौन सा है। इस केस में हमारा CN लीगेंट है, तो CN लीगेंट पेयरिंग करवा देता है। हम जानते हैं CN लीगेंट ने पेयरिंग करवाई। ठीक है, कितने लीगेंट है यहां पे? 4 लीगेंट हैं। 4 लीगेंट चाहिए आने हैं। 4 लीगेंट के लिए अंदर के 4 वैकेंट ऑर्बिटल देखिए, बाहर का नहीं देखना, अंदर के 1 2 3 4 अंदर से काउंटिंग करना शुरू करनी है। तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और फोर्थ वन ये 4 ऑर्बिटल जो हैं, ये 4 एम्प्टी ऑर्बिटल जो हैं ओवरलैप करेंगे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लीगेंट के साथ और हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। पहला D है, दूसरा S है और P2, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। लेकिन हमारा Cl जो है उसमें पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, तो 4 लिगेंड आने हैं, तो यही 4 ऑर्बिटल खाली हैं, यही 4 ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल लिगेंड के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे और यहां हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। खुद सोचिए, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। देन व्हाई एक कंप्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला sp3 है और टेट्राहेड्रल है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करके टेट्राहेड्रल है और एक कंप्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों में है, लेकिन क्यों एक कंप्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बन रहा है और एक कंप्लेक्स टेट्राहेड्रल बन रहा है? मतलब देख के पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा कंप्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है और कौन सा कंप्लेक्स टेट्राहेड्रल है, और इस चीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यही पॉइंट नंबर 4 मैंने डिटेल में आपको करवाया। क्लियर है आपको? चलिए, तो पॉइंट नंबर 5 जरा देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 2 पॉजिटिव। ठीक है, मैं आपको रब कर रहा हूं और मैं ये आपको डिटेल में समझाता हूं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 2 पॉजिटिव। ये है हमारा CuNH3 4 टाइम और 2 पॉजिटिव। ये इस कंप्लेक्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या मतलब है इस कंप्लेक्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया? तो आइए समझते हैं इस कंप्लेक्स को डिटेल में। हम जानते हैं यहां कॉपर है और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट वाली क्या होगी? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 और 4s1। यही बात है। अब जरा सोचिए कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? तो कॉपर यहां +2 में है, बिकॉज ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगर +2 में होगा तो कॉपर +2 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करेगा, वो आप बता सकते हैं क्या? तो वो होगा 3d9 4s0। एक s से गया, एक d से गया। ठीक है, तो कार्बन इस कंप्लेक्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस कंप्लेक्स की आपके सामने। ठीक है, ये है हमारा 3d, ये है हमारा 4s, ये है हमारा 4p। तो d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं और s में 1 है। ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कॉपर जाएगा +2 में, और जब भी +2 में देखिए कॉपर +2 में है, तो जब भी +2 में गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव करना है अपने s से और एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव करना है अपने d से। तो वहां पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी। खुद देख लीजिए, क्या यही होने वाला है? बिल्कुल यही होने वाला है। आपके सामने प्रेजेंट हैं 4 लिगेंड।
तो आपके दिमाग में बिना कुछ सोचे समझे ख्याल आएगा कि यहां पे 4 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, जैसे सर इससे पहले करते आए हैं। ये हैं 4 ऑर्बिटल खाली, एक s का और p के 3, मतलब यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। लेकिन यह सरासर गलत है। यहां ना ही ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और ना ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। एक्सरे स्ट्रक्चर से, जिससे हम किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी लिगेंड और मेटल एटम के कोऑर्डिनेट कंपाउंड का या किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्सरे स्ट्रक्चर स्टडी बोलते हैं उसे। तो एक्सरे स्ट्रक्चर स्टडी से डिटरमाइन किया कि ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। तो अगर स्क्वायर प्लेनर है तो डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में तो हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी dsp2 होती है। तो फिर ये डी ऑर्बिटल कहां जाके ओवरलैपिंग करेगा, कहां जाके पेयरिंग करेगा, कहां जाएगा? तो ये वाला डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करेगा, यहां से एक्साइट करेगा और एक्साइट करके चला जाएगा pz में। कहां चला जाएगा? pz में। ये देखिए p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। तो इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से उठा और चला गया pz में, तो हमारा एक डी ऑर्बिटल खाली हो गया। अब इन डी ऑर्बिटल में आपके लिगेंड्स देंगे इलेक्ट्रॉन, या ये डी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी, तो खुद सोचिए, एक डी का है, एक s का है और p के कितने हैं? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। अब जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारी ज्योमेट्री क्या होने वाली है? स्क्वायर प्लेनर होने वाली है। क्लियर है आपको? ठीक है, लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं थी, अभी भी बात अधूरी थी। जो pz ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे डी ऑर्बिटल से बाहर वाले pz में गया, अंदर के डी ऑर्बिटल से उठ के बाहर के pz में गया। तो पता है आपको कि बाहर जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया। हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया तो क्या गारंटी है कि हमारा CuNH342 पॉजिटिव वाला वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस करेगा, क्योंकि वो हायर एनर्जी स्टेट में है ना। तो हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो क्या गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होके CuNH34 से NH342 पॉजिटिव से NH343 पॉजिटिव नहीं बनाएगा? बना सकता है बड़े आराम से, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में है, अंदर वाले डी से उठ के pz में भेज दिया आपने, pz में भेजा तो वहां से इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर जा सकता है। लेकिन देखा गया इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ और तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये कॉम्प्लेक्स किसी और तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इलेक्ट्रॉन यहां हायर एनर्जी स्टेट में है, लेकिन यहां से बाहर नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन किसी और तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। वो देखिए, क्योंकि अगर यहां होता तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला जाता, ठीक है। तो किसी और तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा। हमें कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा? बिकॉज हमने देखा कि CuNH342 पॉजिटिव ही रहा, कभी 3 पॉजिटिव नहीं बना। तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब बाहर नहीं गया। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर नहीं गया तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन pz में नहीं था, किसी और ऑर्बिटल में था। कहां था वो देखिए। तो फाइनली हमारे एक साइंटिस्ट थे, हुगिन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, हुगिन्स, HUGGINS, हुगिन्स नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी इनकी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन 3D में कैसे हैं वो देखिए। 3D के बाद 4s होता है, वो भी आप जानते हैं। 4s के बाद 4p होता है, वो भी आप जानते हैं बड़े आराम से। और आपको यह भी पता है कि 4p के बाद 4d भी होता है, बड़े आराम से आपको पता है इस चीज के बारे में। 4p है और 4p के बाद 4d होता है। तो 3D में हमारे 9 के 9 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कीजिए एज सच, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब ये वो वाला इलेक्ट्रॉन था जो pz में आपने भेजा था। क्लियर है आपको? अच्छा, अब वो कहता है कि एक s का ऑर्बिटल, 2 p के ऑर्बिटल और एक 4d वाला ऑर्बिटल, मतलब एक s, p के 2
और एक 4d वाला ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे अपने अमोनिया के फील्ड ऑर्बिटल के साथ और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे sp2d। और sp2d हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे उन लिगेंड्स के थ्रू और फिर यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहां जो ज्योमेट्री होने वाली है वो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। यहां भी जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, और लेकिन यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2d। तो आपको कंप्लीटली मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं है, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर नहीं गया। मतलब जो d ऑर्बिटल यहां इन्वॉल्व हुआ वो 3d का नहीं, वो बाहर वाले 4d का इन्वॉल्व हुआ। लेकिन एक pz ऑर्बिटल रह गया वैकेंट, और pz ऑर्बिटल हमारा जो है वो ओवरलैप नहीं किया। और ये सारी चीजें हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं एक्सप्लेन की, ये हमने बाद में देखा है, बाद में स्टडी की, बाद में हमें पता चला, ठीक है। और ये भी नहीं बता पाया हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी sp2d हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं था, वो सिंपली dsp2 के बारे में बताता था। तो ये हमारे कुछ ड्रॉबैक्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जो मैंने आपके सामने कंप्लीटली डिस्कस किए हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आपके पास एक कंसेप्ट मैं आपको देता हूं, जरा वो याद रखिए। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट दे देता हूं आपको फाइनल, जो थोड़ा सा अगर आपको याद रखने का है तो याद रख लीजिए। वो ये है कि जब भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्योमेट्री यहां लिख लीजिए आप। तो ज्योमेट्री जब ऑक्टाहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, आपको पता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी है, बड़े आराम से आप जानते भी हैं इस चीज को। और उन कॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए, बड़ी एग्जांपल्स डिस्कस कर ली इससे पहले। कोई भी एग्जांपल उठा लो तो आप बोल सकते हैं सर ये वाली एग्जांपल देख जिसमें 6 लिगेंड हैं, तो वो वाली एग्जांपल हमारी उसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की एग्जांपल है। ये एग्जांपल नीचे लिख ली मैंने, एग्जांपल ऊपर लिखनी थी तो लिख लीजिए ऊपर, ठीक है। CuH2O6 2 पॉजिटिव, तो ये होगी हमारी एग्जांपल। मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सब चीजें पढ़ी हुई हैं आपने, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कि यहां जो d ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं, तो आप लिखिए ऑर्बिटल इन्वॉल्व्स। d ऑर्बिटल तो 5 होते हैं ना, आपको पता है। एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx, एक होता है dx² माइनस y², एक होता है dz²। तो मेरा कहने का मोटिव यही है कि यहां जो d ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल में दो जो d ऑर्बिटल हैं वो है dx² माइनस y² और dz² ऑर्बिटल होते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, क्लियर हुआ आपको। और s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, वो ठीक है। और p के 3 ऑर्बिटल हैं, एक px, एक py, एक pz, तो उसको मैं यहां नहीं लिख रहा, वो तो आपको पता है। सेकंड बात आती है हमारे स्क्वायर प्लेनर की। तो स्क्वायर प्लेनर में आप बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, हाइब्रिडाइजेशन सर dsp2 होती है, हमने पढ़ा। sp2d एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, उसे डिस्कस नहीं करना, ठीक है। तो dsp2 है हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पे जो d ऑर्बिटल है सर, उस d ऑर्बिटल का नाम क्या हो सकता है, तो उस d ऑर्बिटल का नाम है dx² माइनस y², ठीक है। और आपने बड़ी एग्जांपलें डिस्कस कर ली हैं इससे पहले, उन एग्जांपल्स को आप यहां लिखेंगे और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि स्क्वायर प्लेनर की एग्जांपल क्या है। जब भी आप वीडियो देखेंगे, जो बच्चा वीडियो देखेगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि स्क्वायर प्लेनर लिखिए और स्क्वायर प्लेनर में उसकी एग्जांपल लिखेंगे आप। और फाइनली टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लेकिन यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। s का एक ऑर्बिटल, p में px, py, pz। और ये भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि स्क्वायर प्लेनर की एक एग्जांपल बता देना और एक टेट्राहेड्रल की एग्जांपल बताना, कि मुझे क्लियर हो कि आप वीडियो मेरी अच्छे से देख रहे हैं कंप्लीटली। तो यहां तक हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
की लिमिटेशंस खत्म हुई और कुछ छोटा सा कंसेप्ट था। आइए शुरू करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को और देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स। तो चलिए बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स जो लिखे हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट 4 पोस्टुलेट इसके लिखे हुए हैं। तो ये 4 पोस्टुलेट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट, तो फिर मैं आपको ये समझाता हूं। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए, चलो जी देखते हैं ये थ्योरी कहती क्या है। सबसे पहले देखिए थ्योरी दी किसने थी। ये थ्योरी हमें हेंस बैथी एंड वैन वलीक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन साइंटिस्टों ने मिलकर हमें ये थ्योरी दी और ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है। मोरओवर इससे पहले हमने एक थ्योरी पढ़ी, वो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बॉन्डिंग के बारे में ही आई थी। वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है उस चीज को एक्सप्लेन करती थी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी सेम ऐसी ही है जो कि हेंस बैथी नाम के साइंटिस्ट और वैन वलीक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी और ये भी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। पोस्टुलेट्स क्या है, जरा पोस्टुलेट देख लेते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं वो जरा पहले देख लीजिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स आएगा पॉइंट नंबर 5 वाला, वो कल के लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन होगी उसकी। आज के लेक्चर में ये 4 पोस्टुलेट्स आप देखिए। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है वो देखते हैं। In contrast to valence bond theory, crystal field theory considered that bond formed between central metal atom and ligand is purely ionic। देखिए, हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी VBT, वो कहती थी कि हमारे लीगेंट और मेटल एटम के बीच जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते थे। ठीक है, वो कहती थी कि लीगेंट अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे और मेटल एटम को देंगे और बॉन्ड बनाएंगे और दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये बात याद रखिए। ये हमें किसने कहा था? ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से वो एक्सप्लेन कर रही थी बॉन्डिंग। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती थी। वो कहती थी कि अगर 6 लिगेंट जुड़े होंगे हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो हमारी जो बॉन्डिंग होगी या हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल टाइप की होगी। अगर आपके 4 लिगेंट जुड़े होंगे तो वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है और टेट्राहेड्रल भी हो सकती है। इन शॉर्ट, जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो सिर्फ ये बोलती थी कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे हमारे मेटल एटम के वो ओवरलैप करेंगे फील्ड ऑर्बिटल हमारे लीगेंट के और बॉन्डिंग होगी वहां पे, और बॉन्डिंग जो होगी वो प्योरली हमारी कोऑर्डिनेट तरह की बॉन्ड वहां पे होगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक कंसेप्ट था। लेकिन हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बिल्कुल उसके अपोजिट थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, वहां एक प्योरली आयनिक बॉन्ड तरह का एक बॉन्ड होगा, मतलब एक आयनिक तरह की इंटरेक्शन होगी, आयनिक बॉन्ड की तरह की इंटरेक्शन होगी, जिसमें जैसे लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन मेटल अपोजिटली चार्ज एंड दैट इज मेटल एटम एंड लीगेंट। मतलब हमारा जो मेटल एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है, और लीगेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये कहा था हमें किसने? सबसे पहला पोस्टुलेट था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक बार फिर से बोल देता हूं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलती थी कि मेटल और लीगेंट के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती थी कि लीगेंट नेगेटिव चार्ज वाला होता है और मेटल पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। उस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच जो इंटरेक्शन होती है वो आयनिक तरह की इंटरेक्शन होती है, जिस तरीके से हमने आयनिक बॉन्ड में देखा, दैट इज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच, और इस तरीके से एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। सेकेंड पोस्टुलेट, the interaction between central metal atom and ligands is similar to the interaction which occur in oppositively charged ion in case of crystal। ठीक है, देखिए आपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को पढ़ा और सॉलिड स्टेट में आपने क्रिस्टल्स बनाए थे। अगर आपको
याद होगा, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। ये कुछ मैं करता था आपके सामने, ये हमारा हम अगर बोलते थे ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, फिर मैं बोलता था Na पॉजिटिव, यहां Cl नेगेटिव, फिर Na के नीचे मैं Cl करता था, फिर Cl के नीचे Na। इस तरीके से अपोजिटिवली चार्ज आयन देखिए आप, ये सारे जुड़े होते थे और ये जुड़ के एक क्रिस्टल बनाते थे। आपको पता होना चाहिए एक क्रिस्टल्स बनता था, ठीक है। अब यह है हमारा क्रिस्टल बन रहा है, और क्रिस्टल किसका बना है? NaCl का क्रिस्टल बना है, ठीक है। और क्रिस्टल किस तरीके से बना है कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक नेगेटिव चार्ज वाले के साथ, फिर पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव के साथ, फिर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, जुड़ के एक क्रिस्टल बनता है, ठीक है। तो यहां भी वो यही कुछ कह रहा है कि यहां जो इंटरेक्शन होती है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच, वो बिल्कुल सिमिलर इंटरेक्शन होती है जो कि हमारे ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच होती है, जैसा वो ऑपोजिट चार्ज आयन कहां पे होते हैं? क्रिस्टल के अंदर होते हैं। दोबारा से बोलता हूं, यहां जो इंटरेक्शन होती है हमारे मेटल एटम और लिगेंड के बीच, वो बिल्कुल सिमिलर वैसे इंटरेक्शन ही होती है जैसे हमारे क्रिस्टल के अंदर ऑपोजिटली चार्ज आयन के अंदर इंटरेक्शन होती है। तभी इस थ्योरी का नाम उन्होंने रखा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तभी इस थ्योरी का नाम। अब क्रिस्टल के बीच भी सिमिलर इंटरेक्शन होगी ऑपोजिटली चार्ज आयन में, यहां भी सिमिलर इंटरेक्शन होती है, दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तभी इस थ्योरी को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नाम देते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे हमारे क्रिस्टल्स में ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच इंटरेक्शन होती है और वो जुड़ते हैं और क्रिस्टल्स बनता है, वैसे ही यहां भी ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच इंटरेक्शन होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच इंटरेक्शन होगी, पॉजिटिव मेटल है, नेगेटिव लिगेंड है, और हमारा यहां पे बॉन्ड बनता है। दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बिकॉज ये क्रिस्टल की तरह कुछ सिमिलर है, ठीक है। क्रिस्टल की तरह इसकी इंटरेक्शन या अट्रैक्शन है। थर्ड पॉइंट, in case of ligand, in the case ligand is anionic, in the case ligand is anionic। आपने दो तरह के ligand को डिस्कस किया, anionic ligand एंड हमारे न्यूट्रल ligand, ठीक है। तो अगर आपका ligand anionic होगा, तो anionic ligand मतलब कौन सा ligand? जिस ligand के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वाला ligand, फॉर एग्जांपल Cn लिखा हुआ है, SO4 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, F नेगेटिव लिखा हुआ है, तो एनाइनिक लिगेंड में क्या होगा? इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एटम एंड लिगेंड इज सिमिलर टू द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। अगर एनाइनिक लिगेंड होगा तो सेम जैसे मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपके एनाइनिक के ऊपर, एनाइनिक लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज और इन नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगी, इन दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच अट्रैक्शन होगी और बॉन्ड बनेगा। आराम से देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होगी और बॉन्ड बन जाएगा। अगर आपका लिगेंड एनाइनिक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल है, अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल है, तो आप सोचेंगे कि न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर फॉर एग्जांपल H2O है, तो न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता सर, तो वो मेटल एटम के साथ कैसी अट्रैक्शन करेगा सर? मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो कैसे बॉन्ड बनेगा यहां पे? तो यहां पे क्या होगा, हमारे न्यूट्रल लिगेंड में जरा आप खोल के लिखिए वाटर को, वाटर है H2O, तो न्यूट्रल लिगेंड में हमारा जो वाटर है, हम जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। मतलब वाटर में डाइपोल्स होते हैं, आपको पता है। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, अमोनिया देख लीजिए, तो अमोनिया में भी आपको डाइपोल दिखेंगे, ठीक है। हमारे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के, तीनों हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूट्रल लिगेंड में हमारा जो डाइपोल का नेगेटिव चार्ज होता है, हमारे न्यूट्रल लिगेंड में जो नेगेटिव डाइपोल होता है, न्यूट्रल लिगेंड का नेगेटिव डाइपोल जो होता है, नेगेटिव पोल जो होता है, वो अट्रैक्ट होगा हमारे मेटल एटम के साथ, ठीक है। अब खुद सोचिए, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड के पोल के साथ। न्यूट्रल लिगेंड के दो पोल होते हैं, डाइपोल होता है, एक पॉजिटिव पोल वाला, एक नेगेटिव पोल वाला। तो न्यूट्रल लिगेंड के नेगेटिव पोल के साथ हमारा मेटल पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा और फिर इंटरेक्शन होगी। इन शॉर्ट, पॉजिटिव मेटल आयन नेगेटिव
नेगेटिव चार्ज लिगेंड के साथ अट्रैक्ट होना चाहता है और आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है। ठीक है, यहां मैंने यही किया हुआ है, ये देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, जरा वो देखिए। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 है द लिगेंड आर अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल metal atom in such a way that they experience less repulsion among them। मैं आपको कुछ यहां पे रब करके कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि FeCN6 3 नेगेटिव है। चलिए, FeCN6 3 नेगेटिव है, तो इसका आप बनाइए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे Fe 1 CN, 2 CN, 3 CN, ये 4th CN, ये 5th CN और ये 6th CN। आप क्या ऐसा करेंगे? अपनी मर्जी से क्या आप लिगेंड लगाएंगे? तो आप अपनी मर्जी से लिगेंड नहीं लगाएंगे। जो लिगेंड्स होते हैं वो अपनी मर्जी से मेटल एटम के साथ अरेंज नहीं होते। वो लिगेंड इस तरीके से अरेंज होते हैं हमारे मेटल एटम के साथ कि उन लिगेंड के बीच मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। एक मैक्सिमम स्टेबल जगह पे लिगेंड अरेंज होंगे और तब वहां एक ज्योमेट्री बनेगी, एक सिमेट्री बनेगी। दैट इज वाई लिगेंड एक सिमेट्रिकली फील्ड, हम बोल सकते हैं कि लिगेंड का एक सिमेट्रिकली फील्ड होगा हमारे सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। लिगेंड अपनी मर्जी से नहीं अरेंज होंगे। दैट इज वाई दिस थ्योरी का नाम फील्ड थ्योरी पड़ा। इस थ्योरी को हम फील्ड थ्योरी कहते हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की कि इस थ्योरी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कहते हैं, बिकॉज इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे क्रिस्टल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच इंटरेक्शन होती थी और हमारा क्रिस्टल बनता था, वैसे ही यहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होती है और हमारा बॉन्डिंग होती है। तो दैट इज वाई दिस थ्योरी इज नॉन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मोरओवर, फील्ड क्यों बोला गया? फील्ड इस वजह से बोला गया कि जो लिगेंड्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, वो अपनी मर्जी से अरेंज नहीं होते। वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि उन लिगेंड में मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। इन शॉर्ट, लिगेंड एक सिमेट्रिकली फील्ड बनाएंगे हमारे सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। दैट इज वाई दिस थ्योरी इज नोन एज फील्ड थ्योरी। और ये फील्ड थ्योरी हमें ज्योमेट्री बता रही है हमारे मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जाम्पल, यहां से हमें कोई पता नहीं कि मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री है, लेकिन लिगेंड अरेंज होंगे इस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल मेटल एटम है तो लिगेंड अरेंज होंगे यहां CN हो गया, यहां CN हो गया, यहां CN हो गया, यहां CN हो गया, और एक लिगेंड यहां पे ऊपर, एक लिगेंड यहां पे नीचे, यहां CN हो गया, यहां CN हो गया। तो इस तरीके से आप जोड़ लीजिए इनको। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। मैं आपको बताता हूं, ये हमारी एक नोटबुक है। ठीक है, इस नोटबुक में ये हमारा सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम हमारा ये है। सेंट्रल एटम के एक तरफ लिगेंड ये है, एक तरफ लिगेंड ये है, एक तरफ लिगेंड ये है और एक तरफ लिगेंड ये है। तो ये हुए 4 लिगेंड, 4 CN। एक CN हमारा ऊपर है और एक CN हमारा नीचे है, तो हो गए हमारे 6 लिगेंड। और ऐसी ज्योमेट्री को हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। तो लिगेंड अपनी मर्जी से अरेंज नहीं हो रहा, वो इस तरीके से अरेंज हो रहा है कि लिगेंड्स में आपस में मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, एक सिमेट्रिकल फील्ड बना रहा है। दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज नोन एज फील्ड थ्योरी। तो ये हमारे कुछ 4 पोस्टुलेट्स थे जो आज हमने डिस्कस करने थे। कल के लेक्चर में 5वां पोस्टुलेट्स डिस्कस किया जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। तो आप आज के लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। कहीं भी आपको कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, और कोई भी अगर समझ नहीं आया तो वो भी अब लिख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वहां पे हमने डिस्कस करना है इसका 5th पोस्टुलेट। थैंक यू।